नमस्कार साथियों, अभिनंदन, स्वागत, आभार। आप सभी फेसबुक लाइव पर जुड़ गए हैं। सभी का अभिनंदन है, स्वागत है और आभार है। आज का विषय है स्पीच को कैसे प्रेजेंट किया जाए, स्पीच का प्रेजेंटेशन कैसे हो। जब हम स्पीच डिलीवर करते हैं तो हमें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, इस स्पीच के लिए कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए, इस स्पीच में कौन से ऐसे मंत्राज हैं जो हमारे लिए यूज़फुल होंगे। हम ये सारी बातें आज करने वाले हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय है आप सभी के लिए, क्योंकि हम सभी को कहीं ना कहीं फॉर्मल स्पीचेस देनी होती हैं। एट टाइम्स हमें अपने ऑफिस में, अगर विद्यालय में काम करते हैं तो ऑडियंस के समक्ष, स्टूडेंट्स के समक्ष अपनी बातों को कहना होता है, रखना होता है। तो स्पीच हमें डिलीवर करनी होती है और स्पीच डिलीवर करने के लिए हमें बहुत सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। स्पीच की तैयारी एक अलग इशू है, स्पीच का प्रेजेंटेशन एक अलग इशू है, बॉडी लैंग्वेज एक अलग बात है। हर तरीके से हमें सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। हम स्टेज पे आकर के स्टेज के माध्यम से प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, स्पीच दे रहे हैं, स्टेज के बगैर दे रहे हैं, पोडियम के साथ दे रहे हैं या पोडियम के बगैर दे रहे हैं। स्पीच का हमारा लेंथ कितना है, कितनी बड़ी स्पीच हमें देनी है, छोटी स्पीच है या बड़ी स्पीच है, हमारी स्पीच किस तरीके की ऑडियंस के लिए है। कल साथियों मैंने आपको बताया था कि ऑडियंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब कभी हम स्पीच डिलीवर करते हैं तो ऑडियंस का बहुत बड़ा रोल होता है इसमें। ऑडियंस का लेवल क्या है ये चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। ऑडियंस का मिजाज कैसा है ये चेक करना ज़रूरी होता है। ऑडियंस का क्वालिफिकेशन लेवल क्या है, ऑडियंस का कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, ऑडियंस क्या चाहती है, ऑडियंस की क्या लाइकिंग्स हैं, क्या डिसलाइकिंग्स हैं, ये सारी बातें, किस तरीके की ऑडियंस को आप फेस कर रहे हैं, ये सारी बातें इंपॉर्टेंट होती हैं जब आप स्पीच डिलीवर करते हैं या किसी भी तरीके का प्रेजेंटेशन देते हैं। चाहे वो डिबेट हो, ग्रुप डिस्कशन हो, किसी भी लेवल की बात हो। जब कभी आप कम्युनिकेट करते हैं तो कम्युनिकेट करते वक्त बहुत क्रूशियल हो जाता है कि आप ऑडियंस के हिसाब से अपने शब्दों को चुनें, ऑडियंस के हिसाब से आप अपनी स्पीच को डिज़ाइन करें। और कौन कौन से वो लेवल्स होते हैं ये हमने बात करी थी कल, आपको बताया था। कल्चर का भी ध्यान रखना होता है, एज ग्रुप का भी ध्यान रखना होता है, ये सब बातें कल हुई थी। अब बात चलती है कि जब हम स्पीच डिलीवर करते हैं तो वहां पर मुख्य रूप से 5 बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये 5 बातों पर आज का पूरा सेशन टिका हुआ है। 5 बातें बहुत ज़रूरी होती हैं। उसके बाद 2-3 बातें और हैं जो मैं आपको बताऊंगा, वो अलग से बताया जाएगा आपको, लेकिन मुख्य रूप से 5 बातें हैं जो अभी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली चीज़ क्या है कि जब भी कभी आप स्पीच डिलीवर करते हैं, आपका पहला फर्ज, पहला कर्तव्य, पहली ड्यूटी, पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो होती है कि आप अटेंशन ऑडियंस का डिराइव करें, अटेंशन सीख करें। अटेंशन विन करना ये सबसे पहली बात है स्पीच के अंदर, कि आप अटेंशन ऑडियंस का अपनी तरफ लें। और अटेंशन ड्रॉ करने के लिए बहुत सारे वेज होते हैं, टैक्टिक्स होती हैं, तरीके होते हैं, मेथड्स होते हैं, वेज होते हैं जिनके ज़रिए आप अटेंशन डिराइव कर सकते हैं, अटेंशन बना सकते हैं। तो वो कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, उसमें से कुछ तरीकों को मैं अभी आपको बताऊंगा। उसमें कुछ तरीके ऐसे हैं जो बहुत ही बड़ा असर डालते हैं आपकी स्पीच में। साथियों, जब भी कभी आप स्पीच देने के लिए जाते हैं तो तमाम पोइट्स, राइटर्स ने बहुत अच्छी अच्छी बातें विभिन्न विषयों पर लिखी हैं, कही हैं। शायरों ने बहुत कुछ कहा है, शायरी की है। आप कविता, शायरी, अच्छे अच्छे स्लोगन्स, अच्छी अच्छी कोटेशंस जो अलग अलग विषयों पर हैं, आप उनको ले सकते हैं और उन सारी कोटेशंस का इस्तेमाल आप भली भांति अच्छे से कर सकते हैं। शुरुआत जो होनी चाहिए वो जनरल होनी चाहिए, और जब जनरल स्टार्टिंग आप करते हैं तो वहाँ पर विषय को सीधे टच ना करके
उसके लिए धीरे 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 बैकग्राउंड क्रिएट करना होता है। और वंस आपको लगने लग गया कि उस बैकग्राउंड से ऑडियंस आपकी तरफ आ गई है, यानी आप उनका अटेंशन विन कर पाए हैं, तब उसके बाद आप जो है अपनी जो मेन बात आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। जैसे आपको मान लीजिए बात करनी है मोटिवेशन की, मोटिवेट करना है, तो मोटिवेट करने के लिए आप शुरुआत में कोई शेर ले सकते हैं, कुछ अच्छा सा बोल सकते हैं। जैसे आप बात कर रहे हैं जहां पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं और आपको उनको मोटिवेशन देनी है, आपको उनके अंदर एक चिंगारी, एक लौ भरनी है, कॉन्फिडेंस जगाना है उनके अंदर एक विश्वास जगाना है, तो वहां पर आप एक शेर कह सकते हैं कि क्षमा अगर बुझ जाए तो जल सकती है, क्षमा अगर बुझ जाए तो जल सकती है, कश्ती हदे तूफान से गुजर सकती है, तो मायूस क्यों हो, तो मायूस क्यों हो, इरादे क्यों बदल, तकदीर किसी दिन भी बदल सकती है। शेर शायरी के माध्यम से, कोट्स के माध्यम से आप लोगों की अटेंशन सीख कर सकते हैं। साथियों, सवाल जवाब यानी क्वेश्चनिंग, क्वेश्चंस के जरिए भी आप लोगों की अटेंशन सीख कर सकते हैं। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, टॉपिक में पर्टिकुलर रूप से आने से पहले आप कुछ सवाल अपने पास रख सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस अपने पास रख सकते हैं और उन क्वेश्चंस को आप ऑडियंस से पूछना शुरू कीजिए। ऑडियंस वहां रिस्पॉन्ड करेगी और जब ऑडियंस रिस्पॉन्ड करेगी तो ऑडियंस जो है वो पूरी तरीके से इन्वॉल्व होना शुरू हो जाएगी, आपकी तरफ देखना शुरू हो जाएगी। जब आप क्वेश्चंस पूछना शुरू करेंगे तो ऑडियंस मेंबर्स को लगेगा कि किसी से भी पूछा जा सकता है, क्योंकि वहां आपने कोई सीक्वेंसिंग डिसाइड नहीं करी है। यू आर जस्ट आस्किंग योर क्वेश्चंस टू एनीबडी, किसी से भी आप अपने क्वेश्चंस पूछते चले जा रहे हैं। और ऐसे में क्या होता है, जब आप क्वेश्चंस पूछते हैं तो ऑडियंस मेंबर का अटेंशन लेवल बढ़ जाता है। एक चीज और भी है, आप कुछ ऑपोजिट अगर करेंगे तो भी आप लोगों का अटेंशन बहुत अच्छे से गेन कर सकते हैं। अटेंशन गेन करने के लिए इफ यू स्टार्ट विथ समथिंग ऑपोजिट तो लोग सोचेंगे अरे भाई ये तो बात इन्हें ये करनी थी, अभी कौन सी बात करने लग गए। तो वहां अटेंशन बड़े आराम से आप सीख करते हैं। जिसका एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं कि जैसे आप सपोज यू आर ए टीचर ऑफ इंग्लिश, आप इंग्लिश के टीचर हैं और आप क्लास में जाकर के एकदम से मैथ्स के बारे में बात करने लग जाएं और मैथ्स से फिर इंग्लिश की तरफ को आ जाएं, तो एवरीबडी विल बी सरप्राइज्ड। हर कोई आश्चर्यचकित हो जाएगा, सोच में पड़ जाएगा, बोले ये क्या हुआ भाई, ये ऐसे कैसे हो गया। सर हाउ कैन वी चेक अटेंशन ऑफ ऑडियंस, प्लीज गाइड। मोहम्मद गुलफाम देखिए, अटेंशन लेवल कैसे आप ऑडियंस का चेक करेंगे, इसका सिंपल तरीका यह है कि एक तो आप क्वेश्चनिंग के जरिए, बीच बीच में जब आप सवाल करते हैं तो आपको पता लगता है। दूसरा बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जब आप ऑडियंस की तरफ देखते हैं और ऑडियंस आपकी तरफ देखती है तो आप समझ लीजिए कि ऑडियंस को आपने अपने कॉन्फिडेंस में ले लिया है। ऑडियंस इधर उधर ना देखकर सिर्फ आप ही की तरफ देख रही है तो आप समझ लीजिए कि आपने बहुत अच्छे से अटेंशन लेवल विन कर लिया है। मेरा कहना यह है कि कभी भी अपने टॉपिक की शुरुआत, स्पीच जब आप डिलीवर करते हैं खास तौर पे, तब एकदम से ना करिए। उसके लिए पहले बैकग्राउंड बनाइए। कोई जोक आप शुरू में कट कर सकते हैं, कोई पहेली आप ले सकते हैं, कोई कोटेशन आप ले सकते हैं, कोई स्लोगन आप ले सकते हैं, आप ऑडियंस से सवाल जवाब कर सकते हैं। जब सवाल जवाब आप करते हैं तब जो है वो अटेंशन लेवल बनना शुरू हो जाता है। साथ ही दूसरा स्टेप इसमें यह है, अटेंशन ड्राइव करने के लिए पहली चीज तो ये कि आपने कुछ जनरल स्टार्टिंग कर दी, चाहे जैसे मैंने बताया कोटेशन के जरिए, स्लोगन के जरिए और तमाम चीजें जो आप यूज कर सकते हैं। एक तो ये चीज हो गई। दूसरी बात क्या है कि आप जिस विषय को टच कर रहे हैं, जिस विषय पर आप अपनी बात को रख रहे हैं, उस विषय की इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस बताना जरूरी है। साथ ही मैं अपना एक किस्सा आपसे शेयर करना चाहता हूं यहाँ पर इसी के रिगार्डिंग। मैंने जब पढ़ाना शुरू किया इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में शुरुआत में, बाद में यूनिवर्सिटी की तरफ को मूव कर गए, तो वहां पर इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में, आप तमाम इंग्लिश के टीचर्स भी यहाँ जुड़े हुए हैं,
वो भी ये बात सुने ध्यान से, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में इंग्लिश पढ़ाना अपने में एक चैलेंज होता है, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी सब कुछ इंग्लिश में ही पढ़ना है बच्चों को सारा कुछ, और इंग्लिश में कॉन्फिडेंस, अगर स्कूल अच्छे रैंक का है तो कॉन्फिडेंस भी अच्छा होता है इंग्लिश में। तो बच्चे जनरली ये देखा गया है कि वो उनको इंग्लिश में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता, वो पढ़ना नहीं चाहते इंग्लिश को। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे ये बात रख रहा हूँ, हालांकि ये नहीं कि इंग्लिश वालों के लिए ये बात है, ये एक एग्जाम्पल है। हालांकि लकीली इसमें इंग्लिश का एग्जाम्पल बन गया है कि इंग्लिश के टीचर्स बहुत सारे हैं, मैं खुद भी इंग्लिश का टीचर हूँ। तो वहां पर मैंने पहले दिन टॉपिक ना लेके, किताब से कुछ ना पढ़ा के, मैंने उन लोगों से ये पूछा कि भाई आपको इंग्लिश क्यों पढ़नी चाहिए, वाई शुड यू स्टडी इंग्लिश, इंग्लिश पढ़ें क्यों। सब शांत हो गए। कुछ देर बाद कुछ विद्यार्थियों ने कहना शुरू किया कि सर इंग्लिश पढ़ने की तो कोई जरूरत नहीं है, वी आर स्टडिंग इन इंग्लिश मीडियम स्कूल, हम इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं और इंग्लिश में ही सब कुछ करते हैं, तो इंग्लिश में क्या पढ़े, इंग्लिश की क्या सिग्निफिकेंस, क्या इंपॉर्टेंस, हम बोल लेते हैं इंग्लिश अच्छी खासी, सब कुछ ठीक है इंग्लिश के लिहाज से। तो मैंने कहा एक बात बताइए कि जो आप इंग्लिश बोलते हैं उस इंग्लिश की इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस क्या है, क्या वैल्यू है इसकी इंग्लिश की। डू यू फील जो इंग्लिश आप बोलते हो वो ऑल ओवर द वर्ल्ड स्टैंड करती है? नहीं सर, इसमें तो हम वोकैब हमारी अच्छी हो सकती है, हमारा बोलने का अंदाज डिफरेंट हो सकता है। मैंने कहा यस, आप बोल लेते हैं, दैट्स गुड, लोग आपको समझ लेते हैं, दैट्स वेरी गुड, लेकिन एक्सेंट भी जगह जगह चेंज होता है, प्रोनाउंसिएशन का भी थोड़ा बहुत फर्क नजर आता है, बहुत सारी चीजें हैं जो चेंज हो जाती हैं कल्चर के हिसाब से। आर यू रेडी फॉर दैट? तो सोचने लग गए। मैं चलिए और एक काम आसान करता हूं, मैं बताता हूं आपको इंग्लिश क्यों पढ़नी चाहिए, और मैं बताता हूं मैं आपको इंग्लिश क्यों पढ़ाऊं और आप इंग्लिश क्यों पढ़ें। मैंने उनसे कहा एक बात बताइए, हिंदुस्तान के कितनी स्टेट्स में हिंदी बोली जाती है? हिंदुस्तान की कितनी स्टेट्स में हिंदी बोली जाती है? साथियों, चुनिंदा स्टेट्स हैं, 5 या 6 गिन लोगे आप उंगली पे जहां हिंदी बोली जाती है। बाकी स्टेट्स में आप जाएंगे तो वहां की रीजनल लैंग्वेजेस हम यूज करते हुए पाएंगे लोग। आप चले जाइए महाराष्ट्र में मराठी, कन्नड़। अब अगर आप क्वालिफिकेशन लेने के बाद किसी एक स्टेट में नौकरी करने के लिए जाते हैं, माना महाराष्ट्र में जब आप नौकरी करने के लिए पहुंचते हैं तो वहां पर आपको या तो मराठी आनी चाहिए या अंग्रेजी आनी चाहिए। चलिए आपने मराठी सीख ली, 1 साल बाद आपका ट्रांसफर कर दिया कैलकाटा में। अब भाइयों, अब फिर आप साथियों फिर से अब आपको दूसरी लैंग्वेज सीखनी है, बंगाली सीख लीजिए। अब आप 3-4 साल आपने वहां जॉब की, अब आपका ट्रांसफर हो गया किसी और जगह, अब फिर आपको चाहिए इंग्लिश। आप अलग अलग भाषाओं को सीखने से अच्छा यह है कि आप इंग्लिश सीख लीजिए और काम चला लीजिए। इंग्लिश बोलना और इंग्लिश सही से बोलना, मुशर्रफ बिल्कुल सही बात है, इंग्लिश बोलना और इंग्लिश सही से बोलना, इसमें बहुत बड़ा फर्क है। एक्सेंट की मैंने बात करी, मैं आपको बता रहा हूं प्रोनाउंसिएशन, अगर आप प्रोनाउंसिएशन पे गौर करें तो प्रोनाउंसिएशन हिंदुस्तान में बहुत कम पढ़ाया जाता है, बहुत कम पढ़ाया जाता है। मैं कॉमिकली ये बात कहता हूं कि बहुत सारे ऐसे इंग्लिश बोलने वाले लोग हैं जिन्हें अगर टीचर ने फ्यूचर को फटूरे बताया होता तो आज फटूरे ही बोल रहे होते, फ्यूचर नहीं बोल रहे होते, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन कैसे चेक करें प्रॉब्लम है। आखिरकार स्पीच हिंदी या इंग्लिश में तो डिलीवर करनी है ना, तो हिंदी इंग्लिश की तो बात यहां आनी है। इज इंग्लिश ए यूनिवर्सल लैंग्वेज? दीपक जी इज आस्किंग। सर यूनिवर्सल लैंग्वेज तो नहीं कहूंगा, लेकिन इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज जरूर है, और मैं ये मानता हूं कि इंग्लिश हमारी नेशनल लैंग्वेज भी है इन सम वे, इन सम वे। आई जस्ट प्रूव्ड इट, मैंने अभी प्रूव किया इसको कि अगर आपको बार बार ट्रांसफर करके डिफरेंट प्लेसेस पे भेजा जाए तो आप क्या इतनी सारी लैंग्वेजेस सीख लेंगे? इससे बढ़िया इंग्लिश सीख के काम चला लेंगे। तो
तो इंग्लिश का इतना बड़ा स्कोप है। आप इंग्लिश में स्पीच दे रहे हैं या हिंदी में स्पीच दे रहे हैं, आप किसी भी तरीके से स्पीच दे रहे हैं, स्पीच में जो टॉपिक टच किया है उसकी इंपॉर्टेंस बताइए। जैसे मैंने बताया था उस क्लास में जाकर के कि इंग्लिश क्यों पढ़नी चाहिए, यह बताना बहुत जरूरी है। आप कोई अगर सामान परचेज करने के लिए मार्केट में जाते हैं तो दुकानदार आपको बताता है कि आपको वो आइटम क्यों खरीदना चाहिए, वाई टू परचेज इट। जब तक आइडिया की इंपॉर्टेंस आप नहीं बताएंगे, आपका आइडिया मार्केट में सेल नहीं होगा, मार्केट में उसकी वर्थ, उसकी इंपॉर्टेंस नहीं होगी। तो ऑडियंस के सामने जब आप स्पीच डिलीवर करते हैं तो ध्यान रखिए कि आपको वहां पर पहले ऑडियंस का अटेंशन विन करना है, जिसके तरीके मैंने आपको बताए, और आपको अपने विषय की, जिस विषय की आप बात कर रहे हैं, उसकी इंपॉर्टेंस, उसकी सिग्निफिकेंस आपको बतानी है। जब उसकी सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस आप बता देंगे तो लोगों को लगने लग जाएगा कि हां, मेरे काम की बात हो रही है, मुझे सुनना चाहिए। और फिर आप अटेंशन, पहले तो आपने जनरल स्टार्टिंग से अटेंशन ले लिया, और दूसरा आपने विषय की इंपॉर्टेंस बताकर, वर्थ वैल्यू बताकर आपने अटेंशन लिया। दूसरी चीज साथियों, सेकेंड थिंग जो इंपॉर्टेंट है, नॉट पॉसिबल टू लर्न एवरी वर्नाकुलर लैंग्वेज, हैंस इंग्लिश स्पीकिंग। यस दीपक, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि इंग्लिश का जो वर्थ है वो इसीलिए है, हिंदुस्तान में भी इंग्लिश की इंपॉर्टेंस इसीलिए ज्यादा है क्योंकि यहां पर बहुत सारी स्टेट्स में हिंदी नहीं बोली जाती है, रीजनल लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, और आप कितनी रीजनल लैंग्वेजेस सीखने वाले हैं आखिरकार, इसलिए इंग्लिश की सिग्निफिकेंस है। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है, पहली बात मैंने कहा जनरल स्टार्टिंग, यानी अटेंशन जो ड्राइव करनी है, अटेंशन विन करनी है ऑडियंस की, उसके लिहाज से मैंने आपको दो बातें बताई कि आप जनरल स्टार्टिंग करें और विषय की इंपॉर्टेंस बताएं। अब अगला स्टेप है ऑडियंस को वेलकम करना। ऑडियंस को वेलकम करें, ऑडियंस का स्वागत करें। अब स्पीच देने आप आए हैं तो स्वागत तो आपका हो रहा है, लेकिन स्वागत आपको उनका भी करना। हाउ टू बी फ्लुएंट इन एनी लैंग्वेज एज इट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पोकन पार्ट। इट डिपेंड्स ऑन वेरियस थिंग्स। ये बिल्कुल अलग विषय है मीरा जी, इस पर देखेंगे हम, कुछ चर्चा कर पाए तो बाद में। तो बात चल रही थी कि वेलकम करें। अब वेलकम कैसे करेंगे? हम ये सोचते हैं कि अगर हमें स्पीच डिलीवर करनी है तो ऑडियंस हमारे लिए क्लैप करेगी, यानी स्वागत हमारा होगा क्योंकि हमने स्पीच डिलीवर करनी है। वो तो ठीक है, वो सब बातें सही हैं। सर मैंने सुना सबसे अच्छी इंग्लिश बेंगलुरु में बोली जाती है। भैया गुलफाम जी, इंग्लिश सबसे अच्छी वहीं बोली जाती है जिसको आती है, मतलब इंग्लिश अच्छी कहीं भी बोली जा सकती है। ये आपकी नॉलेज पे डिपेंड करता है, आपकी नॉलेज लेवल पे डिपेंड करता है। बेंगलुरु एज सच नहीं, बेंगलुरु में ऑफ कोर्स एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट की कोई शक नहीं है, एनवायरनमेंट है, तो एनवायरनमेंट की ही सारी बात है। तो मैं बात कर रहा था वेलकम की। तो हम सोचते हैं कि दूसरा व्यक्ति हमारा ऑल ओवर द वर्ल्ड वी फाइंड दीज लैंग्वेजेस एट द एयरपोर्ट्स। मुशर्रफ इज सेइंग समथिंग, लोकल लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज, इंग्लिश। यस मुशर्रफ, यू आर राइट, लोकल लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज एंड इंग्लिश। यस, देखिए आप, इंग्लिश का स्थान अलग है। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। इंग्लिश का सिग्निफिकेंस जो है वो और लैंग्वेजेस का इसी वजह से नहीं है क्योंकि कई सारी लैंग्वेजेस बाकी खड़ी हुई हैं जो वो अलग अलग रीजन के हिसाब से डिवाइडेड है, लेकिन इंग्लिश जो है उसको आप हर जगह यूज कर सकते हैं। तो वेलकम, हम ये सोचते हैं वेलकम हमारा होगा, स्वागत सम्मान हमारा होगा, हमें स्टेज पे बुलाया जाएगा, हम स्पीच देने जा रहे हैं तो स्वागत हमारा होगा। साथियों ये मिस्टेक आप ना करें। जब भी आप स्पीच डिलीवर करने जाते हैं आप स्वागत सम्मान ऑडियंस का भी करें, ऑडियंस को भी यह एहसास दिलाएं। मैंने कल भी कहा था, परसों भी कहा था, ऑडियंस आपकी गॉड है, कस्टमर इज गॉड। उसी तरीके से लिसनर्स आर गॉड, लिसनर्स भी गॉड की कैटेगरी में आते हैं। तो इसीलिए उनको हमेशा फर्स्ट प्लेस दीजिए आप,
और उनका स्वागत कीजिए कि मैं अपनी तरफ से आप सबका स्वागत सम्मान करता हूँ, आप सबका सत्कार करता हूँ कि आप मुझे सुनने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं और ये पेन ले रहे हैं कि आप मेरी बात को सुने। तो उस पेन के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, उस पेन के लिए मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, उस पेन के लिए मैं आपको थैंक यू बोलता हूँ। ये ग्रीटिंग, ये वेलकम आपकी साइड से ऑडियंस का जरूर होना चाहिए। इंट्रोडक्शन, वाइटल पॉइंट। Once I joined an English speaking institute. There I was told to not only speak but think, walk, sleep and do everything in English. When I implemented it, it really worked. Varsha, I can talk English, I can walk English, I can eat English. अमिताभ बच्चन जी का डायलॉग मुझे याद आ जाता है। देखिए, जब किसी काम को आप अपने दिल, दिमाग और आत्मा से जोड़कर चलते हैं तो आप उसमें निश्चित तौर पर सफलता पाते हैं, चाहे ये इंग्लिश स्पीकिंग की बात हो या किसी भी चीज की बात हो। जब आप किसी भी काम को अपना पैशन बना लेते हैं तो ऐसा होता है। और इंग्लिश स्पीकिंग इंस्टीट्यूट में ये बात इसी लिहाज से कही जाती है कि इंग्लिश को आप अपना पैशन बना लें, और जब आप अपना पैशन बना लेते हैं इंग्लिश स्पीकिंग को तो रिजल्ट अच्छा आता है, रिजल्ट बेहतरीन आता है। तो इसीलिए जो कहा जाता है कि आप इंग्लिश में टॉक कीजिए, इंग्लिश में ऐसा कीजिए, इंग्लिश में वैसा कीजिए। यू आर माई फर्स्ट इंग्लिश टीचर। यस हरी, आई रिमेम्बर। थैंक यू वेरी मच हरी। मैं पहला टीचर, मेरा पहला स्टूडेंट, फर्स्ट स्टूडेंट मेरी लाइफ का पहला स्टूडेंट अभी यहाँ फेसबुक लाइव पे जुड़ा है, हरी यादव। हरी, आप बहुत अच्छा कर रहे हो एंड आई एम ऑलवेज प्राउड ऑफ यू। आप मेरे लाइफ के पहले स्टूडेंट हो, फर्स्ट स्टूडेंट। और हरी, आपको याद है मेरी एज उस वक्त क्या थी, मैं कितना बड़ा था जब आपको पढ़ाया था मैंने? इफ यू रिमेम्बर, आपको याद है? आपको याद है? शायद हरी को याद नहीं है। हरी, मैं उस समय 9th में पढ़ता था और मैंने आपको पढ़ाया था। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। तो मैं बात कर रहा था कि जब हम ये जो स्पोकन इंग्लिश इंस्टीट्यूट होते हैं, इनमें इस बात को इसलिए कहा जाता है क्योंकि इससे क्या है, आप इंग्लिश को सोचना शुरू कर देते हैं। साथियों, किसी भी चीज को जब आप सोचना शुरू कर देते हैं, जब आप उसको माइंड में लाते हैं, तब बहुत बड़ा असर बनता है उसका, बहुत बड़ा असर। क्योंकि फिर आपके माइंड में, आपके जहन में वो चीज चलती रहती है, घूमती रहती है। आप खाते वक्त भी वही सोच रहे हैं, लेटे हुए हैं बिस्तर पे तब भी वही सोच रहे हैं, वॉक कर रहे हैं तब भी वही सोच रहे हैं। तो आप उसमें कंप्लीटली इन्वॉल्व हो जाते हैं। कुछ भी आप करें, इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी होता है। इसी तरीके से स्पीच की प्रिपरेशन में भी है। जब आप स्पीच डिलीवर करने जा रहे हैं तो आप 2 दिन पहले इतना इन्वॉल्व हो जाइए, अपने को, अपना माइंड, सोल, हार्ट तीनों को जोड़ लीजिए इससे, जज्बाती हो जाइए कि हाँ, मुझे इसमें अच्छा करना है, आई हैव टू डू वेल एंड यू विल डू वेल। तो साथियों, मैं कह रहा था वेलकम करें, वेलकम करने के बाद इंट्रोड्यूस करें। अब इंट्रोड्यूस जब आप करते हैं तो मैंने कल भी आपको बताया था, पहली चीज होती है आपका इंट्रोडक्शन और दूसरी चीज होती है टॉपिक का इंट्रोडक्शन। कल इस पर कम बात हुई थी क्योंकि हम प्रेजेंटेशन के ऊपर चर्चा ज्यादा कर रहे थे। आज क्योंकि स्पीच के ऊपर पूरी तरीके से है तो आज थोड़ा सा डिटेल में मैं इसको बताना चाहता हूं। देखिए, एक तो तरीका ये होता है कि आपको एक व्यक्ति वहां है जो आपको इंट्रोड्यूस कर रहा है, यानी इंट्रोड्यूसर मौजूद है। इंट्रोड्यूसर जब वहां पर है तब तो आपको अपने को इंट्रोड्यूस करना ही नहीं है। यह गलती कभी ना करें, अगर वहां इंट्रोड्यूसर है तो आप अपने को इंट्रोड्यूस ना करें, क्योंकि फिर वो ये शो करता है कि आप वहां पर कहीं ना कहीं अपने को ऊपर ला रहे हैं, यू एटीट्यूड खत्म हो रहा है। इंट्रोड्यूसर ने जब आपको इंट्रोड्यूस कर दिया तब आपको अपने को इंट्रोड्यूस नहीं करना है, तब सिर्फ टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना है, सिर्फ टॉपिक को, और कुछ इंट्रोड्यूस नहीं करना है। तो ये भी क्लियर हो जाना चाहिए कि आपको सिर्फ अपने को इंट्रोड्यूस ना करके टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना है। सर, हाउ कैन वी इंप्रूव आवर प्रोनाउंसिएशन? ये बिल्कुल अलग टॉपिक है प्रदीप जी, यहां अभी मैं इस पर हेल्प नहीं कर पाऊंगा आपकी। आई एम सॉरी। मैं आपसे दरखास्त कर रहा हूं आप सब लोगों से कि आप अपने टॉपिक मुझे पहले दे देंगे तो मैं उसके हिसाब से प्लानिंग कर लूंगा सेशन।
अभी प्रोनाउंसिएशन पे अगर मैं बात करने लग जाऊंगा तो ये डाइल्यूट हो जाएगा टॉपिक। तो मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर हम अलग से बात करें, ठीक है? मैं डेफिनेटली इस पे एक सेशन रखूंगा आपके लिए। तो बात चल रही थी इंट्रोडक्शन की। इंट्रोड्यूसर ने आपको इंट्रोड्यूस किया, दैट्स ऑल। अब आप टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर दीजिए। टॉपिक को कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे साथियों? कल बताया था, याद है आपको? थीम बताएंगे और थीम की कवरेज बताएंगे कि मैं इस टॉपिक पे बोलना चाहता हूं या बोलना चाहती हूं, और इस टॉपिक में मैं इन इन बिंदुओं पर चर्चा करने वाला या चर्चा करने वाली हूं। और फिर ऑडियंस के लिए रूल्स, जैसा मैंने कल बताया था। अब यहां पे अगर इंट्रोड्यूसर नहीं है, तब आप अपने को पहले इंट्रोड्यूस करेंगे और बाद में टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेंगे। पहले अपने को इंट्रोड्यूस करना है, बाद में टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना। टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते वक्त याद रहे थीम और उसकी कवरेज, टॉपिक की कवरेज दोनों बतानी है, और उसके बाद आप ऑडियंस के लिए रूल्स बता सकते हैं। अब साथियों यहां एक चीज और बहुत क्रूशियल हो जाती है। आप बहुत सारे टीचर्स भी यहां जुड़े हुए हैं, तो ये उनके लिए भी बहुत यूजफुल बात है जो अब मैं बताने जा रहा हूं। अगर आप 25 से 30 लोगों के बीच खड़े होकर के स्पीच दे रहे हैं और आपको हर कोई जानता है, हर कोई जानता है, तो क्या आपको अपना नाम बताना चाहिए? इंट्रोडक्शन में आपको अपना नाम बताना चाहिए? नहीं। फिर आप अपना नाम नहीं बताएंगे, क्योंकि इंट्रोडक्शन जो है वो बड़ा सेंसिबल तरीके से और बहुत कम शब्दों में आपको देना है। When everybody knows you there, why to say I am so and so, my name is so and so, I am having so and so post, everybody knows it. फिर उस बात को नहीं करना है। फिर आपको सिर्फ और सिर्फ अपने टॉपिक की बात करनी है। विश करना है, विशिंग पार्ट है। विश करने के बाद आपको अपने को इंट्रोड्यूस नहीं करना, क्योंकि आपको हर कोई जानता है। नाम बताना चाहिए दीपक, नाम नहीं बताना चाहिए। मेरा कहने का मतलब यह कि जब आपको सब लोग जानते हैं तो वहां नाम बताने की कोई मतलब ही नहीं है। वहां इंट्रोडक्शन में आप क्यों नाम बता रहे हो अपना? वहां आपका इंट्रोडक्शन सिर्फ आपका टॉपिक रहेगा। सिर्फ टॉपिक पे बात करिए। आप टॉपिक बताइए, मैं इस थीम पे बात करने आया हूं और इस थीम में ये बातें करूंगा, दैट्स इट। आपको वहां कोई नहीं जानता है, तब आप बताइए। साथियों, फिर जॉब इंटरव्यू में आपसे जब कहा जाता है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, और आप वहां अगर अपना नाम बताते हैं ना, तो आप यकीन मानिए अगर कोई समझदार सा इंटरव्यूअर बैठा हुआ है वो उस पर ऑब्जेक्ट करेगा। तो कहेगा नाम तो पता है मेरे को आपका, क्या नाम बता रहे हो आप? आई नो इट इज देयर इन रेज़्यूमे। आपके रेज़्यूमे में आपका नाम लिखा हुआ है। आपके रेज़्यूमे में लिखा हुआ है कि आप यहां पर जॉब कर रहे हैं या आपने अभी एमबीए किया। व्हाट न्यू यू आर टेलिंग इन द इंट्रोडक्शन? आप नया क्या बता रहे हैं इंट्रोडक्शन में? नथिंग न्यू। सो इंट्रोडक्शन का मतलब वो फैक्ट सर्व करना जो लोगों को पता नहीं है। जो पता है ऑलरेडी उनको उसको नहीं देना है आपको। व्हाट टाइप्स ऑफ वर्ड कैन बी यूज टू टच पीपल हार्ट बाय स्पीच? मॉन्टी बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। मुझे कुछ बातें याद आ गई, मैं आपको याद दिला देता हूं। देखिए, पावरफुल वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मुझसे एक बार मॉन्टी, आप सुने ध्यान से, आपने क्वेश्चन रेज किया है। मुझसे एक बार क्वेश्चन किया गया था एक इंटरव्यू में। पावरफुल वर्ड्स की बात मैं कर रहा हूं, कौन से वर्ड्स यूज करना चाहिए, उसी के ऊपर एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, और फिर मैं कुछ वर्ड्स बताऊंगा भी आपको। तो मुझसे वहां ये पूछा, इंटरव्यू जो शख्स ले रहा था वहां पर, कि सिन्हा साहब वाई टीचिंग? आप टीचिंग ही क्यों चुना? आपने टीचिंग ही क्यों लेना चाहते हैं? तो वर्ड्स के माध्यम से, एक्सप्रेशन के माध्यम से, स्टाइल के माध्यम से आप लोगों को इंप्रेस करते हैं। तो मैंने वहां कहा, आई डोंट लाइक टीचिंग, आई डोंट लाइक टीचिंग। ही वॉज अमेज्ड। And then I said, after taking pause, I said, I love teaching and there is nothing after love. I don't like teaching, I love teaching and there is nothing after love.
आपके शब्द आपकी पहचान होते हैं, आपके शब्द आपकी शैली होते हैं। पावरफुल वर्ड्स का इस्तेमाल कीजिए। अब कई बार क्या होता है, मैं बताता हूं आपको कैसे आप लोग आपको अप्रिशिएट करें, अपलॉड करें। क्लास के अंदर जब बहुत सारे लोग खड़े होकर आपके लिए ताली बजाते हैं तो आपको कैसा लगता है? शिक्षकों से बात करता हूं, स्टूडेंट्स अगर खड़े होकर ताली बजाएं तो कैसा लगेगा? स्टैंडिंग ओवेशन। ये भी भाषा का एक काम कर रहा है। आपके शब्द मजबूत होने चाहिए, मजबूत। आपके शब्द पावरफुल होने चाहिए। जैसे लोग, मैंने कल भी एग्जाम्पल, मोंटी आप नहीं थे कल शायद सेशन में, कल भी मैंने एग्जाम्पल दिया था। एक एग्जाम्पल दिया था। वो क्या एग्जाम्पल था मैं बताता हूं आपको। मैंने एग्जाम्पल ये दिया था कि एक म्यूजिक से बेहद प्यार करने वाला व्यक्ति कहता है आई लाइक म्यूजिक इंस्टेड ऑफ सेइंग आई लव म्यूजिक। शब्दों का चयन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मुशर्रफ ने लिखा है प्रोफेशन भी। बहुत सारे लोग बोलते हैं टीचिंग इज अ प्रोफेशन। आई डोंट से टीचिंग इज अ प्रोफेशन, टीचिंग इज अ लाइन। द मोमेंट आप प्रोफेशन वर्ड यूज करते हैं, आप उसको कहीं ना कहीं मनी माइंडेडनेस से जोड़ देते हैं। शब्दों की बहुत बड़ी वैल्यू है। इस बॉडी लैंग्वेज इफेक्ट स्पीच? यस अनुज सर, बिल्कुल। बॉडी लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल होता है स्पीच में। आप कैसे खड़े हैं, अभी मैं उस पर भी आने वाला हूं। आपको बताऊंगा किस तरीके से करना चाहिए, किस तरीके की बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, क्या वेज होने चाहिए, क्या ढंग होने चाहिए। मैं आई कम ऑन टू दैट पार्ट एज वेल। मैं वो भी डिस्कस करूंगा आपके साथ बॉडी लैंग्वेज में, कि आप स्टेज पर चढ़े तो कैसे चढ़े, पोडियम के पास आए तो क्या करें, माइक और पोडियम के बीच डिस्टेंस जो बनानी है वो कैसे बने, कितनी बने, सब बातें मैं करने वाला हूं। आपकी स्पीच में आपका इंट्रोडक्शन, मैं बात कर रहा था, वो बहुत सोचा समझा हुआ होना चाहिए। बहुत सोचा समझा हुआ इंट्रोडक्शन होना चाहिए। मैंने आपको बोला है कि इंट्रोडक्शन में नाम बताएं ये जरूरी नहीं होता है। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की ऑडियंस को फेस कर रहे हैं। ये वहां डिपेंड करता है। अब उसके बाद आती पर्पस। मैंने कहा आप बताना जरूरी है साथियों। आप क्यों स्पीच डिलीवर कर रहे हो वहां पर? व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड इट? व्हाई यू वांट टू डू इट? जरूर बताएं। स्पीच देना क्यों चाहते हो? स्पीच देने का मकसद क्या है? स्पीच देने का उद्देश्य क्या है? आप जो बात रख रहे हैं वो क्यों रख रहे हैं? उस बात से मुझे फायदा क्या होगा? मुझे फायदा बताओ तब सुनूंगा आपको। वो फायदा अगर मुझे नहीं पता होगा तो मैं नहीं सुनूंगा आपको। फायदा बताना पड़ेगा। और साथियों, जब हम स्पीच डिलीवर करने जाते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमारी स्पीच पे कौन कौन से क्वेश्चंस पुटअप हो सकते हैं। हमारी स्पीच पे सवाल कौन से आ सकते हैं, यह भी माइंड में रखकर चलना चाहिए। उनके उत्तर देना भी आपकी जिम्मेदारी हो जाती है। अगर आप एक अच्छे स्पीकर हैं, आपको वहां बताना पड़ता है, उन प्रश्नों के उत्तर देने पड़ते हैं, क्योंकि आपको ऑडियंस को सेटिस्फाई करना है। तो उन प्रश्नों को भी सोच के चले कि कौन कौन से सवाल वहां पर दागे जा सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, और उनके उत्तर आप क्या देने वाले हैं, उनमें कौन से उदाहरण देने वाले हैं, क्या व्याख्या प्रस्तुत करने वाले हैं। ये सब प्लानिंग का पार्ट है और ये तैयारी पूर्ण रूप से होनी चाहिए जब आप स्पीच को डिलीवर करने के लिए जाते हैं। उस स्थान का मुआयना भी होना चाहिए जिस स्थान पर आप स्पीच डिलीवर करने जा रहे हैं। वहां कितने लोग आने वाले हैं, कितने लोग सुनने वाले हैं, आपको ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये आपके माइंड को बनाता है।
ये माइंड को बनाता है, बहुत बड़ा फर्क डालता है। ज्यादा लोग से हो सकता है आपकी घबराहट ज्यादा हो, कम लोगों से घबराहट कम हो। तो ये सब चीजें बहुत मायने रखती हैं। आपको फिर उस तरीके की तैयारी करनी पड़ेगी, उस एनवायरनमेंट को पहले सीखना पड़ेगा, उस एनवायरनमेंट में जाना पड़ेगा बार बार, तब जाकर के आपका कॉन्फिडेंस आएगा और आप अपनी स्पीच को अच्छी तरीके से डिलीवर कर पाएंगे। स्पीच के बीच बीच में हम साइन पोस्टिंग्स का इस्तेमाल करते हैं, सिग्नल लैंग्वेज भी बोलते हैं इसे, सिग्नल लैंग्वेज का यूज करते हैं। बहुत सारे वर्ड्स हम ऐसे यूज करते हैं, हमें अगर गियर चेंज करना है तो हमें उसके लिए बताना पड़ेगा कि लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। जैसे मैंने कहा था, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, ये साइन पोस्ट है, या रिमेंबर दोज डेज, आप ऐसे कहते हैं याद करिए वो दिन। तो रिमेंबर दोज डेज, अब आप इसका मतलब सिग्नल कर रहे हैं कि अब आप ऑडियंस को क्या करना है, पास्ट की तरफ को जाना है, माइंड में पास्ट की तरफ को जाना है। इमेजिन, कल्पना कीजिए, तो कल्पना करना है। ये साइन पोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑडियंस के मूड को इधर विधर ले जाने से भी ऑडियंस जो है वो इन्वॉल्व रहती है पूरी तरीके से। सर, स्पीच सुनते टाइम मोस्ट ऑफ पीपल बोर होने लगते हैं, तब हमें उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कैसे करना चाहिए। नगमा, बोर होने लग जाते हैं तो कैसे हम अट्रैक्ट करें। देखिए, आप किसी भी स्पीच, किसी भी टॉपिक पे जब आप स्पीच देते हैं ना, तो मैंने अभी शुरू में बताया कि अटेंशन विन करने के लिए आई कॉन्टेक्ट इज कंपल्सरी फॉर दिस। आई कॉन्टेक्ट इज ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट, लेकिन अगर कंटेंट में दम नहीं है तो आई कॉन्टेक्ट भी लूज हो जाएगा। तो आपका सवाल बहुत बढ़िया सवाल है ये। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, देखिए, हमारा जो कंटेंट किस तरीके का हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी स्पीच में आप बहुत सारे जोक्स भी रख सकते हैं, आप किस्से कहानी रख सकते हैं, आप उसमें ऑडियंस के मूड के हिसाब से कुछ अपना क्रिएट करके रख सकते हैं, शेर व शायरी हो सकती है, कविताएं हो सकती हैं। कंटेंट को डिलीवर करने के लिए आप बहुत सारी चीजें उसके अंदर डाल सकते हैं जिसमें लोगों को इंटरेस्ट आता है। अब लोग कहानी किस्से सुनने में बड़ा मजा आता है, कहानी किस्से रख दीजिए। लोगों को शेर शायरी में बड़ा मजा आता है, शेर शायरी रख दीजिए। उस तरीके की चीज उसमें डालते चले जाइए। जब वो चीजें आप उसमें डालेंगे तो डेफिनेटली इससे बहुत बड़ा फर्क आएगा। आई थिंक दैट बिफोर डिलीवरिंग एनी स्पीच और कंसेप्ट ऑफ द टॉपिक मस्ट बी क्रिस्टल क्लियर। शिखा, मैं यही बोल रहा हूं कि अगर प्लान करके स्पीच नहीं डिलीवर की जाएगी तो दिक्कत आनी है। और प्लानिंग जब आप कर रहे हैं तो वहां इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि ऑडियंस बोर ना हो जाए। ऑडियंस बोर कब होगी, जब आपकी नॉलेज कम होगी और नॉलेज का प्रेजेंटेशन सही नहीं होगा। नॉलेज के प्रेजेंटेशन का सही होने का मतलब क्या है, राइट काइंड ऑफ एग्जाम्पल्स, ह्यूमर होना चाहिए थोड़ा बहुत। अगर लग रहा है आपको ह्यूमर रिक्वायर्ड है तो ह्यूमर भी उसमें, किससे कहानी हो, कविताएं, शायरी, जोक्स, ये सब मिल सकती हैं इनमें चीजें, ये सब इसमें आप डाल सकते हैं। राशि, यस आई ऑल्सो अग्रीड विद दिस, ये सारी चीजें भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। तो आप जब भी स्पीच डिलीवर करते हैं तो ये प्लान करके जाएं कि अगर ऑडियंस कहीं से बोर्डम होता है ऑडियंस को, तो हम उसमें मिर्च मसाला जो है हमारे पास रेडी होना चाहिए। मिर्च मसाला रेडी होगा तो डेफिनेटली पीपल विल एंजॉय। जोक्स रखिए, किससे कहानी रखिए, पर्सनल एग्जाम्पल्स रखिए, और जितना टॉपिक को सिंपल करके सिंप्लीफाइड वे में प्रेजेंट करेंगे, एवरीबॉडी विल बी इन्वॉल्व, इंटरेस्ट बना रहेगा। ये बहुत जरूरी है कि जब आप स्पीच डिलीवर करते हैं तो इन सब बातों का ध्यान रखें। गिव सम एग्जाम्पल्स एंड टेल सम स्टोरी अकॉर्डिंग टॉपिक। हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। आप अकॉर्डिंग टू टॉपिक बहुत सारी कहानी, किस्से, नगमा जी शायद आप कल के सेशन में नहीं थी, मैंने कुछ किस्से सुनाए भी थे, कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए थे प्रेजेंटेशन स्किल्स में, कि आप उन किस्सों को, उन कहानियों को आप सुना सकते हैं। तो बहुत सारे थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस आप रख सकते हैं, थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस आप रख सकते हैं।
तो इस तरह की कहानी किस्से गढ़ के, कहानी किस्सों की बात करके, कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करके आप ऑडियंस को अपनी तरफ खींच सकते हैं. पब्लिक स्पीकिंग इज सेल्फ एस्टीम बूस्टर, ओवरकमिंग द फियर्स एंड इनसिक्योरिटीज. परम सिंह इज ट्राइंग टू आस्क कि हम कैसे अपना फियर दूर करें. देखिए साथियों, फियर दो तरीके का होता है. एक तो होता है, स्पीच के केस की बात कर रहे हैं, एक तो लैंग्वेज का डर होता है और एक एनवायरनमेंट का डर होता है. अब आप ये चेक करें, आपको लैंग्वेज का डर है या आपको एनवायरनमेंट का डर है या दोनों है. इसका एक ही मूल मंत्र है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस. उस जगह पे जहां आपको स्पीच डिलीवर करना है, उस जगह का आप निरीक्षण करें, उस जगह पे बार बार जाएं, स्टेज पे बार बार चढ़ें उतरें, स्टेज पे, उसी स्टेज पे जिस पे आपको डिलीवर करना है स्पीच को, वहां लोगों को बोलते हुए सुने, कॉशियस होकर सुने, और उस स्टेज पे बार बार चक्कर लगाएं, बार बार उससे उतरें, बैठें, उस जगह के बारे में एक फील, उस जगह की फील लेने अपने अंदर, तो माहौल का डर धीरे धीरे गायब होने लग जाएगा. दूसरा, मैंने कल भी कही थी ये बात कि 4 मिनट बोलने से अच्छा ये है कि आप 30 सेकंड्स बोल के उतर जाओ स्टेज से. 30 सेकंड्स भी बोलेंगे तो एक कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं पब्लिक के सामने बोला हूं. आज 30 सेकंड्स की हिम्मत होगी तो कल 1 मिनट की होगी, और 1 मिनट के बाद फिर 2 मिनट की भी होगी, 2 मिनट के बाद फिर 5 मिनट की भी होगी, 5 मिनट के बाद फिर 1 घंटे की भी होगी. डेफिनेटली होगी. पहले दिन पैर लड़खड़ाएंगे, दूसरे दिन नहीं. हिम्मत करके जब जाएंगे, डर को जीतने का तरीका डर में घुसना है. डर में घुस जाएंगे तो डर खत्म हो जाएगा. आप जितना ज्यादा उसको करते चले जाएंगे, आपकी इनसिक्योरिटीज और फियर सब गायब हो जाएंगे. परम, सब कुछ गायब हो जाएगा. मेन थिंग इज कि आप उस काम को बड़े तरीके से ना करिए, उसको पार्ट्स में करना शुरू कर दीजिए. जैसे मैंने स्कूल में एक राय दी थी, इंग्लिश के ऊपर वर्कशॉप थी सीबीएसई स्कूल में, तो मैंने वहां बताया भी था कि आप जनरली क्या होता है, टीचर्स क्या करते हैं, उन्होंने 1-2 बच्चों को चुन लिया, वो होस्टिंग करेंगे. अब उनका कॉन्फिडेंस बढ़ गया. इसको हम एक ऐसे मॉड्यूल की तरह ले सकते हैं कि हम इसको सब्जेक्टिव भी बना सकते हैं. सब्जेक्टिव कैसे, कि हमने क्या किया, अगर 10 प्रोग्राम है तो 10 प्रोग्राम के 10 होस्ट कर दिए. अब बताइए, एक बच्चे को केवल एक ही प्रोग्राम तो इंट्रोड्यूस करना है ना, 2 लाइन या 3 लाइन ही तो बोलनी है, और उसके बाद स्टेज से उतर के आ जाना है. एक बार वो ऐसा कर लेगा तो दूसरी बार वो खुद कहेगा कि मैम अब मुझे 2 प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस करना है. छोटी छोटी प्रैक्टिस ड्रिल्स उनके लिए रखिए. आप अपने ऊपर भी ये बात लागू होती, छोटी छोटी शुरुआत कीजिए. आप छोटी छोटी शुरुआतों को करिए. छोटी छोटी शुरुआतें जो है वो बड़ी बड़ी बिगिनिंग्स बनाती हैं, और बड़ी बड़ी बिगिनिंग्स बड़े बड़े माहौल को और बड़े बड़े एंडिंग्स को बनाती हैं. ये करना पड़ेगा. जब हम ये करेंगे तो डेफिनेटली बहुत बड़ा असर आ जाएगा. सर, फर्स्ट टाइम आपने ही पोडियम पर खड़ा करना सिखाया. गुलफाम, थैंक यू सो मच फॉर योर लव. मैंने ही आपको पोडियम पे खड़ा होना सिखाया, इसके लिए थैंक यू. प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, संजीव जी कह रहे हैं. संजीव जी, मुझे माफ कर दीजिएगा, एक मतलब मेरी आदत बड़ी खराब है, अगर कुछ पता नहीं, मैं मन में सोच रहा हूँ कहूँ भी आपसे नहीं कहूँ. काश आप ये ना कहें प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, काश आप ये कह दें प्रैक्टिस मेक्स पर्सन परफेक्ट. वाई मैन ओनली? और प्रैक्टिस भी वो प्रैक्टिस एथिकल होनी चाहिए. सर, फर्स्ट टाइम आपने ही पोडियम पर खड़ा होना सिखाया. गुलफाम इज सेइंग, गुलफाम थैंक यू. ऑफ कोर्स मैंने कहा, आप अगर डरेंगे तो कुछ नहीं होगा, अगर आप आगे आएंगे, निकल करके कुछ करेंगे तो बहुत कुछ होगा. एग्जैक्टली सर, यू शेयर्ड दिस थॉट विद अस, रियली वर्कड. यस, इट मैटर्स. मैंने तो कई विद्यालयों में ये भी कहा है जहाँ ट्रेनिंग प्रोग्राम दिए हैं कि आप स्टेज आपका जो पोडियम होता है
पोडियम का जो फ्रंट पार्ट है जो विजिबल होता है, हमें दिखाई देता है, जिसमें स्कूल का नाम और लोगो वगैरह लिखा होता है, वहां लिखवा दीजिए यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। ये एक परसेप्शन बन जाए कि यू आर माई बेस्ट फ्रेंड करके। ऐसा अगर आप करेंगे, छोटे छोटे मॉड्यूल्स बना के, छोटे छोटे टॉपिक्स को लेकर के आप बात करें। मौसम था गर्दिशों का खुदा की कुदरत में, मौसम बदल दिया आपकी खुशनुमा फितरत में। वर्षा जी थैंक यू वेरी मच। पता नहीं मेरे लिए लिखा या किसके लिए लिखा है, वैसे ही लिखा जनरली आपने, बट बहुत अच्छा शेर है। और यही इसी तरीके से आप जब अपनी क्रिएटिव अप्रोच को लाते हैं, क्रिएटिव अप्रोच को इस्तेमाल करते हैं स्पीच में, तो बहुत असर पड़ता है। फिर आप अटेंशन को बहुत आराम से विन करते हैं, बल्कि लोग बहुत टाइम तक आपके उद्घोषण को याद रखते हैं, आपकी बातों को याद रखते हैं। तो ऐसा अगर आप करते हैं तो बड़ा अच्छा आता है। साइन पोस्टिंग की बात चल रही थी, साइन पोस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब भी गियर चेंज करते हैं तो बताएं, कहें उसमें, सर आपने हमारे स्कूल लिटिल एंजल्स में मुझसे कहा था जो चीज हवा लगे उसे पहले घेरो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वही बात मैं कह रहा हूं, उसको घेरो, उसका घेरबंदी कर लो, उसे कैप्चर कर लो, अरेस्ट कर लो, उसे जेल में डाल दो उस चीज को जिससे डर लगता है। लेकिन अपनी जेल में डालना, आपकी जेल है, आप थानेदार हो उसके, आप हो उसके मालिक उस जेल के, उसमें डाल दीजिए, डेफिनेटली फर्क आएगा, बहुत फर्क आएगा। डरिए मत, छोटी छोटी शुरुआतें कीजिए। अभी कुछ दिन पहले मेरे लिए ही है, अच्छा वर्षा थैंक यू वेरी मच। अभी कुछ दिन पहले एक साहब मुझसे डिस्कस कर रहे थे, सर हमें बोलने में बड़ी तकलीफ होती है और हम चाहते हैं हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट आए, और सर आप डिफरेंट फॉरम्स पे बोलते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स देते हैं, सर हम क्या करें बताइए, हमें तो बड़ा डर लगता है। तो मैंने उनसे कहा कि भाई डर लगने वाली कोई बात ही नहीं है इसमें। आप क्या कीजिए कि थोड़ा थोड़ा आप बोलना शुरू कीजिए, 2-2 3-3 मिनट बोलना, 1-1 2-2 मिनट की वीडियो रिकॉर्डिंग करिए, इस तरीके की चीजें करिए, फर्क पड़ेगा। माई स्टेज फोबिया वॉज एलिमिनेटेड बाई माई एडोरेबल प्रिंसिपल मिसेस सीमा अग्रवाल। यस दीपक जी, सीमा मैम वाकई बहुत अच्छी प्रिंसिपल, वन ऑफ द बेस्ट प्रिंसिपल्स आई मस्ट से, एंड बहुत अच्छा काम वो स्कूल के लिए कर रही हैं। तो मेरी तरफ से उनको थैंक यू भी बोल दीजिएगा आप, और बोल दीजिएगा कि आपको याद किया है मैंने। साइन पोस्टिंग की बात चल रही थी, तो आप जब जब गियर बदलेंगे तो आप इंडिकेट करते चले जाइए। जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर इमेजिन कराना है, अब होता क्या है ना, कई बार हम कहते हैं इमेजिन बोल करके फिर एकदम से शुरू हो जाते हैं। अरे भाई इमेजिन बोला है तो रुको, तो थोड़ा सा पॉज तो लो, तभी तो इमेजिनेशन में जाएगा कोई बंदा। इमेजिनेशन में तो तभी जाएगा ना। आपने कहा थिंक, और थिंक करने के बाद, थिंक बोलने के बाद आपने दूसरा वर्ड बोल दिया। अरे थिंक बोलने के बाद थोड़ा पॉज लीजिए, जब पॉज लेंगे तभी तो वो थिंकिंग जोन में जाएगा। तो ये बातें बड़ा ध्यान रखनी है। साइन पोस्टिंग का इस्तेमाल बहुत हिसाब से करना होता है, और इंडिकेटर्स ये बताते हैं कि आप अब शिफ्ट कर रहे हैं, एक बात को आपने खत्म किया, आप दूसरी बात की तरफ को जा रहे हैं। इन सब का ध्यान रखना होता है। साथियों एक चीज यहां और डिस्कस करना जरूरी है, जिसको कहते हैं हम सर्वाइवल लैंग्वेज। ये सर्वाइवल लैंग्वेज क्या होती है? एट टाइम्स क्या होता है, हम जो कहना चाहते हैं वो ना कह के कुछ और कह देते हैं, गलत बोल देते हैं, और जैसे हमारे मुंह से कुछ भी गलत निकल जाता है हम घबरा जाते हैं, घबराहट हो जाती है, बच्चों के अंदर भी हो जाती है। तो आपके पास सर्वाइवल लैंग्वेज होनी चाहिए। सर्वाइवल लैंग्वेज में आप देखिए, एक सिंपल तरीका तो सॉरी कहने का है, पार्डन मी, सॉरी, ये आप बोल सकते हो, इससे आप बच जाओगे। लेकिन कई बार क्या होता है, जो बहुत अच्छे से तैयारी करके जाते हैं और जिन पे अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है बोलने का, वो लोग क्या करते हैं, वो जो बोलते हैं उसी पर अपना लॉजिक प्रोड्यूस करके और उसकी कनेक्टिविटी उस बात से बना देते हैं जिस बात को करने जा रहे हैं। मैं एग्जांपल देता हूं आपको। आपके मुंह से मॉर्निंग में स्पीच डिलीवर करते हुए गुड इवनिंग निकल गया धोखे से। मॉर्निंग में गुड इवनिंग बोल गए आप। इट्स अ वंडरफुल सेशन एंड विल लिसन ऑल योर सेशंस इन माय स्पेयर टाइम। यस हरी, डेफिनेटली आप जरूर सुने, आपको जो भी फायदा मैं पहुंचा सकता हूं अपनी ओर से, जो भी नॉलेज दे सकता हूं, आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट। तो आप गुड इवनिंग बोल दिया आपने, बोलना क्या है, गुड मॉर्निंग,
क्या करोगे फिर आप? घबरा जाओगे, अरे ये क्या हो गया, वो तो गुड मॉर्निंग बोलना था, मैंने गुड इवनिंग बोल दिया। गुड इवनिंग बोल दिया मैंने, अब क्या करूं मैं? एक तो तरीका आपने सॉरी कह दिया, बात खत्म हो गई। दूसरा तरीका क्या है साथियों? मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैंने रेडियो में प्रोग्राम दिए, मैं कभी ऐसा हो जाता था तो मैं पता क्या करता था, मान लीजिए हो जाए तो मैं कहूंगा अरे मैं आपके प्यार में इतना मशहूर हो गया, आपके बारे में इतना सोचने लग गया कि मैं यही भूल गया ये शाम नहीं है सुबह। और शाम एक महफिल है, शाम एक महफिल को कहते हैं। और महफिल किस बात को सिंबलाइज करती है, किस चीज का प्रतीक होती है महफिल? महफिल प्रतीक होती है ज्ञान के आदान और प्रदान का। महफिल प्रतीक होती है कुछ अच्छा रिसीव करने का। आप वहां से कनेक्ट कर दीजिए। गुड इवनिंग की जगह अगर आपने गुड मॉर्निंग कह दिया तो आप कह दीजिए मॉर्निंग सिंबलाइजेस बिगिनिंग ऑफ ए डे। मॉर्निंग किस चीज को सिंबलाइज करती है? शुरुआत को करती है ना। तो आप क्या करने जा रहे हैं? वहां शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आप कह सकते हो मैंने जानबूझकर गुड मॉर्निंग कहा, क्योंकि गुड मॉर्निंग मैंने इसलिए कहा, गिव द लॉजिक। गुड मॉर्निंग सिंबलाइज करती है बिगिनिंग को, और यहां बिगिनिंग मैं करने जा रहा हूं, शुरुआत करने जा रहा हूं, एक शुरुआत, अपने तरीके की शुरुआत करने जा रहा हूं, जो मुझे लगता है आपके जीवन को सफल बनाएगी, आपके जीवन को प्रेरणादायक बनाएगी, आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आएगी। मैं हमेशा ऐसी सिचुएशन में कहता हूं कि जानकर बोला, क्योंकि अच्छी सुबह अच्छी और नई आशा लाती है। बिल्कुल 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 यही मैं कहना चाह रहा हूं कि गलती हो जाए तो गलती में लॉजिक निकाल करके और उसको फिर आप मेन स्ट्रीम से कनेक्ट कर दीजिए। जब मेन स्ट्रीम से कनेक्ट कर देंगे एकदम बढ़िया हो जाएगा। कहीं भी कुछ भी आप कनेक्ट कर सकते हो। साथियों एक बार ऐसा हुआ मेरे साथ, मैं आपको अपने कुछ एक किस्सा बताता हूं। मैं लड़की की जगह लकड़ी बोल गया, लड़की की जगह लकड़ी बोल गया, और फिर मैंने उसको कनेक्ट किया, बहुत खूबसूरती के साथ कनेक्ट कर दिया। मैं वहां पे लकड़ी के बारे में बात करने लग गया, और लकड़ी की बात करते करते फिर मैं उससे बात चल रही थी कि लाइफ में जो है वो विमेन और मैन जो है उनके अलग अलग मिजाज होते हैं, अलग अलग नेचर होता है, और लाइफ एडजस्टमेंट्स की बात हम वहां कर रहे थे, विमेन और मैन की। तो लकड़ी से उसको जोड़ता हुआ मैं लाया कि लकड़ी की क्या सिग्निफिकेंस होती है। आदमी जो है वो जब पैदा होता है तो लकड़ी की जरूरत होती है, मरता है तो लकड़ी की जरूरत होती है, और फिर वो लकड़ी से घूमते 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 लड़की पे आ गया। फिर मैं संभाल लिया। तो लॉजिक प्रोड्यूस करके चीजों को कनेक्ट कर देना, लिंकेजेस देना, ये आप कर सकते हैं। अब हम बॉडी लैंग्वेज की बात करते हैं। देखिए साथियों, जब आप स्टेज पे स्पीच डिलीवर करने जाएं तो ध्यान रखिए स्टेज के किनारे से, जहां से आप स्टेज पे चलना शुरू करते हैं, वहां से लेकर और आपके पोडियम तक आपकी आईज ऑडियंस की तरफ होनी चाहिए। झुककर नीचे मुंह करके ना चलें, ऊपर देख के ना चलें, बल्कि आप ऑडियंस की तरफ देखते हुए आगे बढ़े। ऑफ कोर्स ध्यान रखें आगे कभी गिर ना जाए, लेकिन ऑडियंस की तरफ कनेक्ट बनाते हुए चले। और साथियों जब पोडियम के पास आ जाए तो एकदम से शुरू ना करें, सबसे पहले अपना माइक चेक करें। माइक चेक करने का मतलब ये नहीं माइक पे बोले हेलो हेलो, ऐसा कुछ नहीं है। माइक चेक करने का मतलब ये कि आप फिंगर से इसको थोड़ा माइक को देख लें कि माइक ऑन है या नहीं है। अगर आपको पता ऑन है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप उसका डिस्टेंस चेक कर लें। माइक में और आप में जो डिस्टेंस है, माइक और आपका ये मुंह जो है, इसमें जो डिस्टेंस आना चाहिए वो डिपेंड करता है आपकी थ्रो ऑफ वॉइस के ऊपर। तो उसको थ्रो ऑफ वॉइस के हिसाब से आप उसे एडजस्ट कर लें, और 1 सेकंड के लिए ऑडियंस की तरफ ध्यान से देखें और फिर स्टार्ट करें। एक सांस लें, अच्छी सी बढ़िया सी सांस लें,
और फिर स्टार्ट करें। वो दिखाई नहीं कि आप सांस ले रहे हैं, मतलब एक रिलीफ, साई ऑफ रिलीफ अंदर लाएं अपने अंदर और फिर स्टार्ट करें आप। उसके बाद बोलना शुरू करें और उसके बाद वो सारी चीजें वो इंप्लीमेंट करें जो मैंने आपको बताया, यानी आपकी जर्नल स्टार्टिंग और आपका सिग्निफिकेंस ऑफ द टॉपिक, आप टॉपिक पे क्यों बात करने आए हो, व्हाई यू आर देयर, है ना, आइडिया क्या है, आइडिया की इंपॉर्टेंस क्या है, किस पे बात करने वाले, उसकी कवरेज क्या है, तमाम चीजें लिखी। यस, आई कॉन्टैक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यही तो आपको ऑडियंस से और ऑडियंस को आपसे जोड़ता है। बिल्कुल, आई कॉन्टैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कल मैंने बताया भी था आपको, ऑडियंस के ऊपर रिवर्स वी इमेजिन करना चाहिए और एक एंड से दूसरे एंड तक देखना चाहिए, फिर वाइसी वर्सा चलना चाहिए। दैट इज द वे। ये तरीका होता है जब आप स्पीच डिलीवर करते हैं। साथियों, आई कांटेक्ट बहुत क्रूशियल होता है, इसमें कोई शक नहीं है। और एट द सेम टाइम आपकी बॉडी लैंग्वेज भी इम्पॉर्टेंट है, आपके फेस पे जो एक्सप्रेशंस आ रहे हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है। स्माइल होनी चाहिए। स्माइल के साथ साथ, अगर स्माइल आप, ठीक है, स्माइल पास नहीं कर पाते हैं, आपकी आदत नहीं है स्माइल पास करने की, तो कम से कम आपके फेस में जो ब्राइटनेस है वो दिखाई देनी चाहिए। कॉमिक एलिमेंट आप उसमें लेकर के आए, लोगों को रिलैक्स महसूस कराने के लिए, और ऑडियंस को ऑब्जर्व लगातार करते रहे, लगातार। और एक बात और है, कुछ लोग क्या सोचते हैं, इस सोच के साथ जाते हैं कि मुझे जल्दी से अपना काम खत्म करना है और आना है। इस सोच से कभी भी ना जाएं। जब भी स्पीच देने जाएं, आप ये सोच के जाएं कि मुझे ज्यादा से ज्यादा टाइम वहां गुजारना है। इस सोच, हालांकि ऐसा होने वाला नहीं है, लेकिन सोच ये रख के जाए। जब ये सोच रख के जाएंगे तो आपका डर भी दूर होगा, आप मिस्टेक्स नहीं करेंगे। मिस्टेक्स इस वजह से भी होती है क्योंकि आपके अंदर एक डर ये भी होता है कि कितनी देर तक मैं वहां खड़ा रहूंगा, कितनी देर तक बोलूंगा, इससे भी डर पैदा होता है। तो ये चीज ना रखें अपने माइंड में, सिर्फ ये रखें कि मैं बोलने जा रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा टाइम मुझे गुजारना है, ज्यादा से ज्यादा एंजॉय करना है। आई हैव टू एंजॉय, मुझे एंजॉय करना है। देखिए, जब तक आप चीजों को एंजॉय करते हैं, चीजें अच्छी होती हैं। और जहां चीजों को आपने बर्डन के तरीके से लेना शुरू कर दिया, वहीं गेम बिगड़ने लग जाता है, सिचुएशन बिगड़ने लग जाती है और फिर बहुत सारी दिक्कतें आने लग जाती हैं। तो साथियों, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जब आप स्टेज पे जा रहे हैं, आप वहां स्पीच डिलीवर करने जा रहे हैं, तो एक सोच के साथ जाए कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वहां गुजारना है। चाहे भले 10 मिनट के लिए दिया गया है आपको स्टेज, लेकिन फिर भी सोच यही होनी चाहिए। इस सोच से जब आप वहां जाएंगे स्टेज पे, तो डेफिनेटली आप अच्छा करेंगे। आई कॉन्टैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने आपसे कहा भी था, अगर आपके पास पोडियम नहीं है, पोडियम के बगैर बोल रहे हैं, तो आपका मूवमेंट भी जो है बहुत संभाल के मूवमेंट लेना है आपको। मूवमेंट इस तरीके का ना हो जाए कि आपका आई कांटेक्ट लूज हो जाए, आप ऑडियंस की तरफ देखना बंद कर दें, ऑडियंस आपकी तरफ देखना बंद कर दे। इससे क्या होता है, अटेंशन जो है वो टूटने लग जाता है एंड समटाइम्स इससे प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा क्रिएट होती हैं, अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो इन सब बातों का ध्यान रखें। आई होप आज जो चीज़ें मैंने आपको बताई आप सभी को अच्छी लगी होंगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप ये सारी बातें इम्प्लीमेंट करेंगे, अगर नहीं कर रहे होंगे तो, और अपने अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आएंगे। अपने बातचीत करने के ढंग में परिवर्तन लाएंगे, अपनी शैली में परिवर्तन लाएंगे, अपने शब्दों को सोचकर समझकर प्रयोग करेंगे और बहुत तल्लीनता के साथ, इन्वॉल्वमेंट के साथ अपने कामों को करेंगे। खासकर स्पीचेस देंगे और ऑडियंस की बहुत वाहवाही लेंगे, उनकी अपलॉज आपको रिसीव करने को मिलेगी। मैं आपके लिए हमेशा प्रार्थना करता हूं कि आप बहुत अच्छा करें। जो भी मेरे साथी हैं, उन सभी साथियों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं और हमेशा ईश्वर से कहता हूं कि मेरे साथ के जो भी लोग हैं वो अच्छा से अच्छा करें, बढ़िया से बढ़िया करें। सही कह रहे हैं सर आप, सर तभी तो मौसम बनेगा। बिल्कुल, मौसम तो बनना ही चाहिए भाई। थैंक यू सर, सेशन इज सपोर्टिव। दीपक जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिया, वेरी नाइस सर, इट्स अप टू यू, आई डोंट नो कैसा रहा। वंडरफुल सेशन, चंद्र प्रकाश जी कह रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। आप लोग मुझे जो भी मैं थोड़ा बहुत आपको दे रहा हूँ, आप अगर उससे बहुत फ़ायदा उठा पाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, आपकी लाइफ में बहुत परिवर्तन लेकर ये आएगा और डेफिनेटली इससे बहुत कुछ चेंज आपकी लाइफ में आना है और आएगा। मैं चाहता हूँ, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं
और मैं ये चाहता हूँ कि आप बहुत अच्छा करें, आप बहुत उन्नति करें, अपना नाम रोशन करें, औरों का भी करें। इन माई फ्री टाइम आई ऑलवेज वॉच योर प्रीशियस वीडियोज़ ऑन यूट्यूब चैनल। अनुज जी थैंक यू वेरी मच। कल कब आना है कुलफाम जी? टाइम फिक्स है, 5 से 6 का टाइम हमने मुकर्रर कर रखा है, 5 से 6 प्रतिदिन। खास तौर पे लॉकडाउन जब तक है तब तक तो है ही है। आई एम श्योर ऑल द थिंग्स टोल्ड बाय यू विल बी हेल्पफुल ऑलवेज। शिखा थैंक यू वेरी मच। श्योर सर, इट्स हेल्पफुल फॉर एवरीवन एंड वी विश फॉर यू। थैंक यू सो मच। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। यस, नमाज ऑफर कीजिए, और जैसे आप नमाज ऑफर करते हैं ना, उसी तरीके से शब्दों को भी ऑफर कीजिए। शब्दों को भी उसी तरीके से ऑफर करना चाहिए जैसे नमाज ऑफर करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, थैंक यू वेरी मच। कल मिलेंगे, कल फिर मुलाकात होगी। कल का विषय बहुत रोचक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इमोशनल इंटेलिजेंस। तो कल हम इमोशनल इंटेलिजेंस पर बात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।